बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को इन डिटेल डिस्कस किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। एक तरफ हमारे पास ये पेंसिल का सिक्का है जो कि कार्बन की एक शक्ल है, इसको ग्रेफाइट का नाम दिया जाता है। और दूसरी तरफ डायमंड को देखें तो ये भी कार्बन की एक शक्ल है, ये भी कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। पेंसिल का सिक्का भी कार्बन और डायमंड भी कार्बन। ग्रेफाइट भी कार्बन की शक्ल है, डायमंड भी कार्बन की शक्ल है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। अब इन दोनों में ये फ़र्क किस बुनियाद पर है? इन दोनों में ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम के अरेंजमेंट की वजह से है। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट कुछ और है, जबकि डायमंड के अंदर कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट कुछ और है। तो बुनियादी तौर पे इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ और होता है और जबकि डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ और होता है। इन दोनों में एलिमेंट सेम है, कार्बन। तो अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाता है, उन शक्लों को कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स, और इस फिनोमिना को एलोट्रोपी का नाम दिया जाता है। यही बात लिखी गई है, both elements and compounds may exist in more than one structural form। तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, बाकी एलिमेंट सब के अंदर सेम होता है। These forms are called allotropic forms of that element or compound and this phenomena is called allotropy। और ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। नेक्स्ट मज़ीद इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। एक है ऑक्सीजन O2 और दूसरी है ओजोन O3। ये दोनों ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। एलिमेंट कार्बन, इसकी चार एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। एक डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। सेम एज सल्फर का एलिमेंट, इसकी दो क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। एक है रोम्बिक सल्फर होती है और दूसरी होती है मोनोक्लिनिक सल्फर। ये आपके सामने एक रोम्बिक सल्फर दी गई है और दूसरी मोनोक्लिनिक है। दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। सल्फर की जो रोम्बिक स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू मोनोक्लिनिक। रोम्बिक इज मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक। अब हम कार्बन के एलोट्रोप्स की थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे। सबसे पहली कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो है डायमंड। अगर डायमंड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो डायमंड के अंदर हर कार्बन एटम मज़ीद 4 कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा हुआ होता है। तमाम के तमाम कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं। डायमंड हैज़ अ जाइंट मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। Every carbon atom is connected with 4 other carbon atoms through single bond making a pyramid shape। तो ये आपके सामने डायमंड का स्ट्रक्चर है जिसमें हर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा हुआ है और ये एक पिरामिड शेप है। ऊपर से नुकीला, जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है ये मज़ीद फैलता जा रहा है। ऐसी शेप को पिरामिड शेप का नाम दिया जाता है। इसके बाद कार्बन की नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन एटम 6 कोनों वाली रिंग बनाता है। उस रिंग को हेक्सागोनल का नाम दिया जाता है। हेक्सा का मतलब होता है 6, तो 6 कोनों वाली एक रिंग होती है। सबसे पहले ऊपर एक लेयर होती है हेक्सागोनल रिंग्स की, उसके नीचे दूसरी लेयर होती है, फिर तीसरी लेयर होती है। इस तरह ये सारी की सारी लेयर्स आपस में कनेक्टेड होती हैं जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर लेयर्ड होती हैं किसकी? ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। ये आपके सामने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ऊपर रेड लेयर है,
उसके नीचे ग्रीन लेयर है हेक्सागोनल रिंग्स की, फिर उसके नीचे तीसरी लेयर है ब्लू कलर की हेक्सागोनल रिंग्स की। तो ये तमाम की तमाम लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये है हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म है बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसके अंदर जो C60 लिखा हुआ है, C60 का मतलब है इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, वो स्ट्रक्चर होगा बकमिंस्टर फ्लोरीन का। इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन एटम्स एक 6 कॉर्नर वाली रिंग बनाते हैं और एक 5 कॉर्नर वाली रिंग बनाते हैं। 6 कॉर्नर वाली रिंग को हेक्सागोनल रिंग का नाम दिया जाता है, जबकि 5 कार्बन वाली रिंग को पेंटागोनल रिंग का नाम दिया जाता है। तो इसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स भी होंगी और पेंटागोनल रिंग्स भी होंगी। ये आपके सामने बकमिंस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें येलो कलर की रिंग जो है ये 6 कॉर्नर वाली है, हेक्सागोनल है, जबकि ग्रीन रिंग ये 5 कॉर्नर वाली है जो कि पेंटागोनल है। बकमिंस्टर फ्लोरीन इज अ स्फीयर। ये एक स्फीयर होता है, गोल शक्ल का होता है, मेड अप ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन्स। नेक्स्ट है दे गेव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये एक पिंजरानुमा होता है। इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर पे भी सर्वाइव कर जाता है, ये इजीली रिएक्शन नहीं करता। ड्यू टू कोवलेंट नेचर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा। क्योंकि इसके अंदर तमाम कार्बन एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, यही वजह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही सॉल्युबल हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। इन्हीं के अंदर ही कार्बन की ये वाली एलोट्रोपिक फॉर्म जो है ये सॉल्युबल है, हल पजीर है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं, उसमें ये हल नहीं होती। Its structure is unique in the sense that it is uncharged. इस स्ट्रक्चर में एटम्स के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, सारे के सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स ये न्यूट्रल होते हैं, ना इनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक अनचार्ज्ड स्ट्रक्चर है। नो बाउंड्री, इसकी कोई बाउंड्री भी नहीं होती, क्योंकि ये एक सफ़ेयर लाइक स्ट्रक्चर है। सफ़ेयर चीज़ की कोई भी बाउंड्री नहीं होती। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते ही नहीं हैं। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो है, कम टेम्परेचर पे ये पिघलना शुरू हो जाता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन की ये वाली एलोट्रोपिक फॉर्म बहुत ही नरम मुलायम होती है और इसके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती। बिजली क्यों नहीं गुजर सकती? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मटेरियल से सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पास आउट हो सकती है जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद नहीं है, इसलिए इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।